तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ बड़ी अपडेट्स, जो कि मार्केट लिंक्ड अपडेट्स है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दो कंपनीज को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं जिनके क्वार्टर 4 के कंपनी अपडेट्स आ चुके हैं। तो कैसे रहे हैं अपडेट वो देखेंगे, कैसे रह सकते हैं रिजल्ट वो समझने की कोशिश करेंगे, और इन कंपनीज में आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है, और भी बाकी इनसाइट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उस पर बढ़ने से पहले कल भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया था जहां पर हमने एक शानदार गोल्डन और सिल्वर अपॉर्चुनिटी डिस्कस की थी, और क्यों यहां पर मैं बाय कर रहा हूं, उसके पीछे क्या रीजनिंग है, कुछ हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा आपके साथ मैंने इस वीडियो में शेयर किया है, रैशनल डिस्कस किया है। तो आप ज़रूर देखिएगा, और आगे किस प्रकार मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, क्या रीज़न है वो भी डिस्कस किया, और क्या पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और मैंने रिसेंटली क्या बाय किया है, कहाँ प्रॉफिट बुक किया है, क्या सेल किया है, तो वो भी डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो गो वॉच इट आउट। अब यहाँ पर चलते हैं हम पहली अपडेट के बारे में। तो देखिए, ये जो अपडेट है अगेन एक बार फिर से दर्शा रहा है कि क्यों यहाँ पर इंडिया एज ए इकोनॉमी काफ़ी रोबस्ट यहाँ पर परफॉर्म कर रही है। हर मैट्रिक पे बात करें तो डेटा काफ़ी अच्छा आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे लेटेस्ट अपडेट है कि इंडिया का जो सर्विसेज पीएमआई है, इट राइजेस टू 61.2 इन मार्च ऑन हेल्दी डिमांड कंडीशंस। तो इट इज़ प्रिटी मच एविडेंट नाउ कि इंडिया एज ए इकोनॉमी काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर पेस पे अभी ग्रो कर रही है। अभी कुछ दिन पहले इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी यहाँ पर आया था, वहाँ पर भी हमको मार्च में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल साइड बात करें या फिर हम सर्विसेज साइड बात करें, डिमांड काफ़ी अच्छी यहाँ पर नज़र आती है। और भी अगर दूसरी मैट्रिक पे बात करें तो आप देखेंगे जो कलेक्शन है जीडीपी, जो जीएसटी कलेक्शन है, जो जीडीपी का डेटा है, वो काफ़ी स्ट्रांग हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। और भी जो डिफरेंट इकोनॉमिक मैट्रिक्स हैं वहाँ पर भी इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एज आई ऑलवेज से कि देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म होराइजन रखना पड़ेगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में हमको वॉलेटिलिटी देखने को मिले क्योंकि ग्लोबल मैक्रोज अभी वीकर साइड पे ही देखने को मिलते हैं, तो वो एक असर हमको अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिलता है, तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है। लेकिन जो हर वॉलेटिलिटी होगी, जो शॉर्ट टर्म हिकअप्स होंगे, वो एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह आपको देखने चाहिए। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हर करेक्शन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की तरह आएगा, और एक लॉन्ग टर्म विजन आपको रखना है क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ बनेगी, और लॉन्ग टर्म हिकअप्स को ऑब्जॉर्व करने के बाद ही यहाँ पर एक रेजिलिएंट परफॉर्मेंस हमारा पोर्टफोलियो देगा। तो बार बार यहाँ पर टाइमिंग करना मार्केट को इज़ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब इम्पॉसिबल है, ये आप मान के चलिए। तो मार्केट में अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी क्वालिटी फ्रेंचाइजीज में, अच्छे मैनेजमेंट में, अच्छे सेक्टर्स में, ग्रोथ और फोकस्ड यहाँ पर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। कन्विक्शन के साथ, पेशेंस के साथ होल्ड करें, डेफिनेटली यहाँ पर हमको पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम हमको मार्केट में देखने को मिलेगा। मार्केट में कंसोलिडेशन भी होगा, मार्केट में करेक्शन भी होगा, 10-15% की करेक्शन भी होगी। लेकिन इन करेक्शंस को फेस करने के बाद ही हम यहाँ पर एज ए विनर इमर्ज आउट होंगे। तो ये आप बात को ज़रूर समझिए, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, कोई नई बात नहीं है, कोई यहाँ पर ऐसा कोई ज्ञानवर्धक बात मैं नहीं कह रहा हूँ। बस आपको मैं एक ये चीज़ें बता रहा हूँ कि डेटा क्या कह रहा है और उसके बेसिस पे हमको कैसे रिएक्ट करना है। अब यहाँ पर एक और डेटा हमको आता हुआ देखने को मिला है। अगेन देखिए, इंडियन जो इकोनॉमी है 7.5% से 2024 में ग्रो करेगी एज पर दी वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ ने भी यहाँ पर अपनी जो ग्रोथ डेटा है वो यहाँ पर अप किया है इंडिया के लिए। हालांकि देखिए, इनका कहना है कि मीडियम टर्म में ग्रोथ थोड़ी मॉडरेट हो सकती है, लेकिन 6.6 भी अगर यहाँ पर क्लॉक करता है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी, यहाँ पर अगर इस इतनी स्पीड से, इतनी पेस से ग्रोथ आती हुई हमको देखने को मिली, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ तो वो कहाँ तक हमको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इंडिया का जो मार्केट इतनी जल्दी रिकवर कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे वापस जाता हुआ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें हमको अभी डिस्काउंट होती हुई देखने को मिल रही हैं मार्केट में। हालांकि अभी शॉर्ट टर्म में काफ़ी इवेंट्स, बड़े इवेंट्स हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसा हमने कहा कि जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर यही है कि इंडिया इसी पेस पे ग्रो करता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट साइड से, जो जो पब्लिक केपेक्स है वो काफ़ी अच्छी पेस पे हो रहा है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा वो मॉडरेट होता हुआ देखने को मिले। तो प्राइवेट केपेक्स भी अभी आना बाकी है, तो वो भी हमको अच्छा एक पुश देता हुआ नज़र आएगा इंडियन इकोनॉमी में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जिनसे देखिए हम एक अपने आप को
कन्विक्शन दे सकते हैं कि क्यों हमको इंडिया स्टोरी पे यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक रहना है, और ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तभी वेल्थ बनेगी। यहाँ पर अगर पेसिमिस्टिक हो गए तो फिर कभी वेल्थ बनेगी नहीं। और यहाँ पर जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, विंटेज इन्वेस्टर्स हैं, उनका आप इंटरव्यू सुनिए। वो क्यों यहाँ पर मार्केट में बने रहते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट में बने रहेंगे तभी यहाँ पर वेल्थ बनेगी, तभी हम यहाँ पर सेल थ्रू कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर फिर हम टाइमिंग करते रह जाएंगे और वो फिर इट विल लीड टू डिज़ास्टर। तो ये हो गई दूसरी अपडेट। अब यहाँ पर एक और अपडेट है, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इकोनॉमी की बात तो हमने कर ली, लेकिन इस इकोनॉमी में काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो हमको, जहाँ पर हमको ज़बरदस्त टेलविंड्स देखने को मिलेगी। उसमें से एक सेक्टर है इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन, जहाँ पर एक मतलब एनर्जी ट्रांजिशन एज ए थीम एक बहुत बड़ा टेलविंड यहाँ पर नज़र आता है, जहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो इस पूरे सेक्टर को, इस पूरी थीम को केटर करती हुई नजर आएंगी। तो ये पूरी वैल्यू चेन $125 बिलियन की एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नज़र आती है बाई 2030 एज पर एवेंडस कैपिटल। तो आपको ज़रूर देखिए रिन्यूएबल जो थीम है, एनर्जी ट्रांजिशन जो थीम है, इस पर ज़रूर आपको फोकस करना है। अच्छी कंपनी में यहाँ पर ज़रूर निवेश करना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आंख बंद करके निवेश कीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी कंपनी यहाँ पर ओवर वैल्यूड जोन में है। लेकिन जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो यहाँ पर हमको इस पर ज़रूर बैट लेनी है फॉर लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कुछ कंपनीज़ की, तो देखिए पूरी एज ए थीम की बात करूँ तो एक प्रॉमिसिंग, बहुत बड़ी प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी नज़र आती है रिन्यूएबल साइड पे। बात करें सोलार साइड पे, अगर मैं बात करूँ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की, अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जहाँ पर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स विल बी इक्विप्ड विद दी रूफ टॉप सोलार। तो एक ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, प्रॉक्सी यहाँ पर जो है थीम्स हैं, कंपनीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो देखिए पावर केबल्स, ऑलरेडी वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, की एक बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज है, जहाँ पर पॉलीकैब, अपार और फॉर दैट मैटर केईआ इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज नज़र आती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा एक स्पेस है जहाँ पर पावर फाइनेंसियर्स हैं। ठीक है, और जो सोलार ईपीसी कंपनीज हैं, बैटरीज कंपनीज हैं, सेल्स, सोलार सेल्स कंपनीज, सोलार ग्लास, बोरोसिल रिन्यूएबल कंपनी जो है ग्लास बनाती है। तो ये सारी कंपनीज ओवर द लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छा करती हुई नज़र आएंगी। और गवर्नमेंट भी यहाँ पर आप देखेंगे तो पीएलआई स्कीम के थ्रू यहाँ पर इंसेंटिव्स दे रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन, यहाँ पर जो वैल्यू चेन में सबसे ऊपर आती है, वो आएंगी प्रोडक्शन कंपनीज जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगी। तो इसमें मेरे हिसाब से दो कंपनीज जो अपर हैंड रहेगा, जिनके पास बड़ा स्केल है, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है और बिग पॉकेट्स है, वो है दोस्तों एक रिलायंस और एक जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करती हुई नजर आएगी कंपनीज। इन्होंने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया है, ऑलरेडी लेटर ऑफ अवार्ड्स भी इनको मिल चुके हैं। तो रिलायंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये हमेशा से डिसरप्टर रहा है। जेएसडब्ल्यू एक बड़ा ग्रुप है और अच्छी कंपनी है, इसके पास भी ऑलरेडी एलॉयज़ हैं। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स हैं जो डायरेक्ट यहाँ पर कंपनीज हैं प्रोड्यूस करती हुई नज़र आएगी। तो ये दो कंपनीज अच्छी नज़र आती है, और इनके बारे में मैं तो लगातार, रिलायंस के बारे में तो लगातार बात करता हूँ, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में भी अभी कुछ दिन पहले मैंने बात करी है। प्रॉक्सी की बात करें ग्रीन हाइड्रोजन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए इंफ्रा, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन इंफ्रा भी काफ़ी अपना एक इम्पोर्टेंस रखता है, जहाँ पर स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिंग ग्रीन हाइड्रोजन हो गया। तो ये एक पूरा इंफ्रा साइड पे एक वैल्यू चेन में यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, जहाँ पर जो सिलेंडर्स बनाएगी कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए, उसमें कॉन्फिडेंस पेट्रो कंपनी हो गई, ईकेसी हो गई, ठीक है, और टाइम टेक्नोप्लास्ट भी एक कंपनी है। तीन कंपनीज जो टाइप 4 सिलेंडर्स बनाती हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेंडर्स बनाती है, तो ये कंपनीज हो गई। साथ ही साथ बात करूँ मैं तो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज टैंक्स जो कंपनीज आती है, उसमें एक आयनॉक्स इंडिया, ये काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आती है फंडामेंटल साइड पे भी। और कहीं ना कहीं इसके पास एक एडवांटेज भी है कि ऑलरेडी ये कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, और अभी हाल ही में इसका आईपीओ आया है। तो एक दो क्वार्टर यहाँ पर ज़रूर रिजल्ट का वेट करना चाहिए, लेकिन इस कंपनी को ज़रूर आप आउट ऑफ रडार तो बिल्कुल नहीं रख सकते। आयनॉक्स इंडिया में मैंने कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी पोजीशन अभी बनाई है, लेकिन इसको मेरे ट्रैक पे रखूँगा। मुझे लगता है यहाँ पर ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ सकती है। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं, इन पर आप ज़रूर फोकस कर सकते हैं। और आगे भी मैं यहाँ पर जब कंपनीज को अच्छी नज़र आएगी, जहाँ पर वैल्यू नज़र आएगी और अपॉर्चुनिटी अच्छी नज़र आएगी, तो मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। अभी हाल ही में मैंने रिलायंस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ईकेसी, आयनॉक्स इंडिया, इन कंपनीज़ में अभी थोड़ा बहुत निवेश कर रखा है।
और बाकी जो पावर केबल्स कंपनीज है उसमें थोड़ा बहुत मेरे पास पॉलीकैब में है। ठीक है, और अभी तो यही है। तो आप दूसरी कंपनीज पे भी अब जो आप हैं, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, जैसे टाटा पावर हो गई, ठीक है, केपीआई ग्रीन हो गई, अच्छी नज़र आती है। वारी तो खैर अंधाधुंध भाग रहा है, उसको तो हाथ ही नहीं लगाना। आई थिंक कई लोगों के पास इरडा, पीएफसी, आरईसी भी होंगे, तो उस पर भी बने रह सकते हैं। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिनमें आप ज़रूर फोकस कर सकते हैं। फॉर दैट मैटर बोरोसिल रिन्यूएबल भी अच्छी नज़र आती है। अब चलिए, तो हो गई बात इकोनॉमी की और सेक्टर की। अब बात करेंगे कंपनी स्पेसिफिक, जिसके Q4 के सब अपडेट आए हैं। एचडीएफसी बैंक, जिसके आज सुबह ही अपडेट आता हुआ देखने को मिला है। प्राइवेट बैंकिंग साइड में बात करूं तो आज के टाइम एचडीएफसी बैंक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, वैल्यूएशन साइड से भी और फ्रेंचाइजी साइड से भी। और अगर मैं सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं, तो भैया जितना भी सोलार एनर्जी है, जितने भी मतलब सेक्टर्स हैं, तो इनको फाइनेंस करती हुई कौन नज़र आएगी? प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट बैंक्स या फिर पीएसयू बैंक्स। तो प्राइवेट बैंक्स में एचडीएफसी बैंक लीडर है, और जो भी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, जो ग्रोथ भी दिखा रहा है, और अपडेट भी लगातार अच्छी आ रही है, तो इसलिए एचडीएफसी बैंक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। मैं ग्रोथ की बात करूँ तो देखिए Q4 में ग्रॉस एडवांसेस में करीब करीब यहाँ पर आप देखेंगे तो कितनी ग्रोथ आई है, 55.4% की हमको यहाँ पर ग्रोथ आती हुई देखने को मिली है। वाई वाई बेसिस पे 1.6% की आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। बैंक डिपॉजिट ग्रोथ आप देखेंगे तो 7.5% की डिपॉजिट ग्रोथ है, विच इज़ रियली गुड। मतलब इतनी बड़ी फ्रेंचाइजीज है, स्टिल यहाँ पर 7.5% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आ रही है, और 26% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रही है। रिटेल डिपॉजिट यहाँ पर अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं। कासा देखिए, कासा ग्रोथ एक बार फिर से, कासा ग्रोथ हमको यहाँ पर 8.7% आती हुई देखने को मिल रही है। और कासा रेशो इज स्टूड एट अराउंड 38.2, विच इज़ अगेन अप फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर। तो ये पॉजिटिव्स अपडेट हैं, और मतलब जो एस्टिमेट्स थे, जो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे, उससे अच्छे नंबर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए आज आप देखें तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पर हमको ऊपर देखने को मिल रहा है, करीब करीब 3% अप है। देखिए 3% अप, इसीलिए बार बार मैं कह रहा था कि एचडीएफसी बैंक को बाई कीजिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भैया ऑल इन यहाँ पर होना है हमको, क्योंकि पिछली बार भी Q3 अपडेट भी अच्छी आई थी, लेकिन जब नंबर आए नेट इंटरेस्ट मार्जिन में दबाव देखने को मिला, तो स्टॉक फिर हमको गिरता हुआ देखने को मिला। इसलिए थोड़ा सा बी स्लो, बाय करते रहिए। करेक्शन आती है तब बाय करते रहिए, और लॉन्ग टर्म आपको एज ए कोर पोर्टफोलियो इसको पार्ट बनाना है, जहाँ पर स्टेबिलिटी हमको मिलेगी, साथ ही साथ ग्रोथ भी हमको मिलती हुई देखने को मिलेगी। नॉट वेरी हाई ग्रोथ, बट आई थिंक 15 से 18% के आसपास इंक्लूडिंग डिविडेंड्स हमको यहाँ पर ग्रोथ एचडीएफसी बैंक में अभी काफ़ी लंबे समय तक आती हुई देखने को मिल सकती है। तो एचडीएफसी बैंक मेरे हिसाब से अभी भी एट दिस पॉइंट, एट दिस प्राइस यहाँ पर बाय नज़र आता है। इसके बाद दूसरी कंपनी है, एक और यहाँ पर दिग्गज एवेन्यू सुपरमार्ट्स, एक और शानदार कंपनी सुपरमार्केट चेन में बिगेस्ट दो ही कंपनी है, रिलायंस रिटेल और एवेन्यू सुपरमार्ट। और यहाँ पर मैनेजमेंट की बात की जाए, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज की बात की जाए, और यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात की जाए, मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात की जाए, टोटल एड्रेसेबल मार्केट की बात की जाए, तो हर मैट्रिक पे एवेन्यू सुपरमार्ट यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म स्टोरी नज़र आती है। तो इसके भी नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, लेकिन डिसेंट नंबर हमको यहाँ पर आते हुए देखने को मिले हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ग्रोथ आई है 2023 के मुकाबले, अच्छी ग्रोथ आई है। 10,000 का 12,000 हो गया, करीब करीब 20% के आसपास हमको रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्टोर काउंट अब की बार काफ़ी अच्छा रहा है। पिछली बार यहाँ पर 341 स्टोर थे, अब की बार 365 है, तो करीब 24 स्टोर यहाँ पर ऐड किए हैं। तो जो एस्टिमेट्स था स्टोर एडिशन का, उसको बीट किया है, और उसी वजह से स्टॉक में आज हमको तेज़ी देखने को मिल रही है। बाकी देखिए क्यों, जब रिजल्ट आएंगे उसमें हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या ईपीएस ग्रोथ रहती है। क्योंकि जब मैं वैल्यूएशन की बात करता हूँ तो इसका वैल्यूएशन 124 का है, और ईपीएस ग्रोथ अगर 20% भी नहीं आएगी ना, तो फिर स्टॉक की पिटाई होती हुई नजर आएगी, या फिर स्टॉक कंसोलिडेशन में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा एक वैल्यूएशन रिस्क है यहाँ पर डीमार्ट में। और इस रिस्क के अलावा कोई रिस्क यहाँ पर नज़र नहीं आता डीमार्ट में। अगर आप बहुत लंबे समय के खिलाड़ी हैं तो डीमार्ट को खरीद सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो बने रहिए। डीमार्ट में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आती। और एक ये मुझे लगता है कि कंपाउंडिंग स्टोरी हो सकती है, बीच बीच में यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज भी आएगा, करेक्शन फेज भी आएगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा लॉन्गर टर्म अप्रोच पे बात करूँ तो एक 15 से 20% की लॉन्ग टर्म स्टोरी, वेरी लॉन्ग टर्म स्टोरी नज़र आती है। स्टोर आप देखिए लगातार ये ओपन कर रहे हैं, तो इसका भी इनको फ़ायदा मिलेगा।
टेक्निकली बात करें तो इसको हमने यहाँ पर कवर किया था जब ये ब्रेकआउट हुआ था, फिर एक बार फिर से ब्रेकआउट रीटेस्ट होने के बाद स्टॉक में ऑलरेडी 30 से 40% की तेज़ी आ चुकी है। तो जिन्होंने बाय किया वेल एंड गुड, अगर बाय नहीं किया तो थोड़ा सा यहाँ पर बाय कर सकते हैं, लेकिन जब करेक्शन आएगा तब इसको आप फिर अपनी पोजीशन को और यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी पोजीशन पे। तो डी मार्ट जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए, बस थोड़ा पेशेंस लगेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको 30% ग्रोथ मिलेगी, 40% ग्रोथ मिलेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी सब चीज़ यहाँ पर डिस्काउंट हो चुकी है वैल्यूएशन में। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा सिर्फ मैं, शॉर्ट टर्म में देखिए कुछ भी हो सकता है, मार्केट ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है डीमार्ट अपने ऑल टाइम हाई से भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो पेशेंस रिक्वायर्ड है डीमार्ट में, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गए दो कंपनी जिनकी अपडेट आ चुके हैं, बाकी रिजल्ट में भी कवर करेंगे क्या दिखता है क्या नहीं। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका ओपिनियन क्या है इन दोनों कंपनीज को लेकर, मार्केट को लेकर, लॉन्ग टर्म आपका क्या यहाँ पर फोकस है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। तो आई होप पसंद आया तो लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।